प्यारे छात्रों नमस्कार। हमारे ब्राइट फ्यूचर चैनल बाय जगत सिंह में आपका स्वागत है। आज मैं क्वेश्चन पेपर 2021-22 का प्री बोर्ड का क्वेश्चन पेपर लेकर हाजिर हूँ और यह क्वेश्चन पेपर 2 घंटे का है जो 40 अंक का है। जबकि आपने देखा इसी साल का जो मॉर्निंग का पेपर है वो 80 अंक का था, इवनिंग का 40 का, तो इसमें कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है, उसके अंक आधे कर लिए जाएंगे। अब इंस्ट्रक्शन तो सेम ही है, अन्य जैसे क्वेश्चन पेपर में होती है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 जो 2 अंक का है। ये है सत्ता के नए केंद्र के किन्हीं 4 संगठनों के नाम लिखिए। जो सत्ता के नए केंद्र हैं उनके किन्हीं 4 संगठनों के नाम इस प्रकार लिखेंगे: यूरोपीय संघ, आसियान, दक्षेस, ब्रिक्स। नेक्स्ट है इसमें प्रश्न, यूरोपीय संघ के गठन के कोई 4 उद्देश्य बताइए। अब इसके 4 उद्देश्यों की यदि बात करें तो 4 उद्देश्य हो जाएंगे। हम इसके लिए हेडिंग लिख लेंगे यूरोपीय संघ के गठन के कोई 4 उद्देश्य। तो इसमें लिखेंगे हम यूरोपीय संघ के गठन के उद्देश्य निम्नलिखित हैं, जैसे आंतरिक मामलों तथा न्याय से जुड़े मामलों पर सहयोग, और क्या है, एक समान विदेश नीति व सुरक्षा नीति, एक समान मुद्रा का चलन व वीज़ा मुक्त आवागमन। इस संगठन के जो देश हैं उनमें आपस में जो आवागमन है उसको वीज़ा मुक्त कर दिया गया है। प्यारे छात्रों, अब इस क्वेश्चन से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, ये कहता है आसियान की स्थापना क्यों की गई। आसियान की स्थापना क्यों की गई, इस क्यों का जवाब देना है ना। तो छात्रों, आसियान की स्थापना निम्नलिखित कारणों से की गई, ऐसा लिख सकते हैं। या नंबर 1 जैसे सदस्य देशों के आर्थिक विकास को तेज करना। आसियान में जो शामिल देश हैं उन देशों के आर्थिक विकास को तेज करना है, और आसियान के द्वारा सामाजिक और सांस्कृतिक, आसियान के द्वारा सामाजिक व सांस्कृतिक विकास हासिल करना है ना। आसियान में जो शामिल देश हैं उनका आपस में सामाजिक, है ना, और आर्थिक विकास करना है। और क्या है छात्रों, कानून का शासन स्थापित करने का प्रयास करना, या कानून का शासन स्थापित करना है। और है संयुक्त राष्ट्र संघ के नियमों का पालन करके क्षेत्रीय शांति और स्थायित्व को बढ़ावा देना है। यस, है ना, संयुक्त राष्ट्र संघ के नियमों का पालन करते हुए क्षेत्रीय शांति स्थापित करना और स्थायित्व को स्थापित करना है, या स्थायित्व को बढ़ावा देना है। तो इस प्रकार से हम इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। छात्रों, तीसरा जो प्रश्न है ये है हमारा WSF वर्ल्ड सोशल फोरम, है ना, का पूर्ण लिखिए। तो इसके तहत कौन से कार्य होते हैं। अब देखिए WSF का पूर्ण, है ना, लिखने के लिए क्या कहेंगे, WSF का पूर्ण है वर्ल्ड सोशल फोरम, जो अभी मैंने बताया था। यह नव उदारवादी वैश्वीकरण के विरोध का एक विश्वव्यापी मंच है। जो नव उदारवादी वैश्वीकरण है उसके विरोध का एक विश्वव्यापी मंच है। इसके तहत मानवाधिकार कार्यकर्ता, पर्यावरणवादी, मजदूर, युवा, महिला कार्यकर्ता आदि आते हैं, जो समाज कल्याण के विभिन्न कार्य करते हैं, है ना, समाज कल्याण के लिए विभिन्न कार्य करते हैं। तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है छात्रों, गठबंधन सरकार के बारे में आप क्या समझते हैं। गठबंधन सरकार कैसी होती है, किस तरह काम करती है ना, मजबूर होती है या मजबूत होती है, जैसा आप ठीक समझें इसका उत्तर देना। छात्रों देखिए, जब किसी प्रजातांत्रिक देश में बहुदलीय व्यवस्था होती है और बहुदलीय व्यवस्था के अंतर्गत किसी भी एक दल को पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं होता, है ना, खंडित जनादेश प्राप्त होता है, तब 2 या 2 से अधिक दल मिलकर, है ना, मुद्दों पर आधारित संगठन बनाकर सरकार का गठन करते हैं या सरकार बनाते हैं। ऐसी सरकार को गठबंधन सरकार कहते हैं, और ऐसी सरकार न्यूनतम साझा कार्यक्रम के तहत
काम करती है, या ऐसी सरकार को मजबूर सरकार भी कह सकते हैं। मैं तो एक मजबूर सरकार ही कहूँगा, क्योंकि वह फैसले अपने विवेक से पूर्ण रूप से नहीं ले पाती। उसे जिन दलों का समर्थन प्राप्त होता है उनसे सलाह मशवरा करके ही फैसले लेने पड़ते हैं। अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, वैश्वीकरण के आर्थिक प्रभावों का वर्णन कीजिए। देखिए, वैश्वीकरण से किस प्रकार आर्थिक प्रभाव पड़ रहा है ना, इसकी चर्चा हमें करनी है। तो इसमें हेडिंग डाल सकते हैं, वैश्वीकरण के आर्थिक प्रभाव। नंबर 1 है समान व्यापारिक तथा श्रम कानूनों द्वारा संतुलित आर्थिक विकास, है ना। समान व्यापारिक तथा श्रम कानूनों द्वारा संतुलित आर्थिक विकास करना है। पश्चिमी देशों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के नियमों का निर्धारण, है ना। इसमें क्या है, क्योंकि पश्चिमी देश विकसित देश हैं, उनके द्वारा ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के नियमों का निर्धारण होता है। और क्या है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों से घरेलू एवं लघु उद्योगों को नुकसान, जो बड़ी है ना MNC आ रही हैं, कंपनी आ रही हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियां, उनसे जो घरेलू या छोटे लघु उद्योग हैं उनको नुकसान भी होता है ना। तो ये आर्थिक नुकसान में आएगा। और क्या है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश होता है। विनिवेश जैसे आर्थिक सुधारों पर, है ना, आर्थिक सुधार जो पूरे विश्व में लागू होते हैं। तो ये इसके हमने प्रभाव जाने। अब नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, साप्टा का शाब्दिक अर्थ लिखिए तथा इसके किन्हीं 2 उद्देश्यों को बताइए। तो साप्टा का अर्थ बताना और उसके 2 उद्देश्य बताने हैं, ठीक है। साप्टा, है ना, जैसे कि साप्टा का अर्थ है SAFTA, इसका मतलब हो जाएगा साउथ एशियाई, है ना, और साउथ एशियाई फ्री ट्रेड, है ना, ऑर्गेनाइजेशन या अरेंजमेंट भी कह सकते हैं। ये हो जाएगा दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार समझौता। साप्टा का मतलब क्या हो गया हिंदी में, दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार समझौता। और इसका उद्देश्य मुक्त व्यापार संबंधी बाधाओं को दूर करना है। और मुक्त व्यापार का मतलब होता है सीमा पर शुल्क ना लगाना। व्यापार एवं शुल्क प्रतिबंधों के सभी प्रकारों को समाप्त करने का प्रयास करते हुए अधिक उदार व्यवस्था स्थापित करना, है ना। अधिक उदार व्यवस्था स्थापित करने को ही इसका पूरा नाम साप्टा है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर 7 आता है हमारी स्क्रीन पर। ये तो ये क्या प्रश्न है, राष्ट्रीय आपातकाल से क्या अभिप्राय है। भारत में 18 माह का राष्ट्रीय आपातकाल कब और किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया गया। ठीक है छात्रों, भारत में 3 प्रकार के आपातकाल होते हैं, है ना। मगर ये जो 18 महीने का आपातकाल है विशेष, है ना, इसको ये फेमस रहा है आपातकाल, तो इसके बारे में चर्चा करते हैं। जब किसी देश पर बाहरी आक्रमण होने की संभावना हो या हो जाए, आंतरिक अशांति होने पर या देश की अखंडता एवं सुरक्षा को खतरा होने की संभावना हो या हो रहा हो, तो तब राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आंतरिक अशांति के आधार पर भी, है ना, आपातकाल लगाया जा सकता है। तो ये जो 1975 में लगाए आंतरिक अशांति के आधार पर 18 महीने का राष्ट्रीय आपातकाल 25 जून 1975 को लगाया गया था। ये आप समझ गए, राष्ट्रीय आपातकाल 18 महीने का कब लगा, 25 जून 1975 को लगा और ये रात को 11:55 पर लागू किया गया था। देश की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी और राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद। और इसमें बस इससे ज़्यादा तो जानने की ज़रूरत है नहीं। नेक्स्ट है, नई आर्थिक नीति से क्या अभिप्राय है, या नई आर्थिक नीति से आप क्या समझते हैं। तो इसके बारे में, नई आर्थिक नीति भारत में अर्थव्यवस्था में सुधार करने के लिए 1991 में अपनाई गई।
1991 में भारत में नई आर्थिक नीति अपनाई गई, जिसके तहत उदारीकरण और निजीकरण पर बल दिया गया था। 1991 में श्री पीवी नरसिम्हा राव के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने, जिसके वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, जो बाद में प्रधानमंत्री भी रहे, ने देश में नई आर्थिक नीति लागू की, है ना, और जिसमें बाद में आने वाली सभी सरकारों ने जारी रखा। ऐसी आर्थिक नीति लाए जिसको बाद में आने वाली सरकारों ने भी जारी रखा, बनाए रखा। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 क्या कहता है? ये कहता क्या वर्तमान में आसियान प्रासंगिक है? स्पष्ट कीजिए, है ना। क्या अब भी आसियान की इतनी ही चलती है या आसियान ठीक प्रकार से काम कर रहा है? इसके फेवर में छात्रों आप हाँ कह दें तो भी सही है, ना कह दें तो भी ठीक ही है, गलत नहीं है ना। उसके बारे में पर आपको लिखना है। जैसे मैं यदि हाँ कहूँ इसका उत्तर, तो वर्तमान समय में आसियान प्रासंगिक है, परंतु पूर्ण रूप से नहीं है। जो इसका उद्देश्य बनाते उसका काम नहीं कर रहा। आसियान की प्रासंगिकता निम्नलिखित बिंदुओं पर स्पष्ट की जा सकती है। जैसे आसियान प्रासंगिकता भारत और चीन जैसे तेजी से विकसित होने वाले एशियाई देशों के साथ व्यापार और निवेश मामले में प्रदर्शित होती है ना। इसमें दिखाई देता है कि आसियान की प्रासंगिकता है। और क्या सेकंड, आसियान निवेश श्रम सेवाओं के मामले में मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने पर भी ध्यान दिया है। ठीक है, तो यहाँ भी लगता है कि आसियान प्रासंगिक है। भारत में 1991 में पूर्व की ओर चलो की नीति अपनाए और आसियान के 2 सदस्य देशों सिंगापुर और थाईलैंड के साथ मुक्त व्यापार का समझौता किया गया है। और क्या है, आसियान की प्रासंगिकता इसमें भी सिद्ध होती है कि यह एशिया का एकमात्र ऐसा संगठन है जो एशियाई देशों और विश्व शक्तियों को राजनीतिक और सुरक्षा मामलों पर चर्चा करने के लिए एक मंच उपलब्ध कराता है। तो ये है ना, मंच उपलब्ध कराने का भी इसका काम है। ये 4 पॉइंट हो गए। अब नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, क्वेश्चन नंबर 10 है। ये कहता है एकात्मक मानववाद क्या है? एकात्मक मानववाद क्या है? इसके बारे में चर्चा करनी है। एकात्मक मानववाद। एकात्मक मानववाद क्या है? एकात्मक मानववाद एक स्वदेशी सामाजिक आर्थिक प्रतिमान का प्रतिपादन है जहां मानव विकास का केंद्र होता है। विकास का केंद्र मानव है। यहाँ व्यक्ति तथा समाज की आवश्यकताओं के मध्य में, है ना, व्यक्ति तथा समाज की आवश्यकताओं के बीच में समन्वय स्थापित करते हुए प्रत्येक मानव के लिए एक गरिमामयी जीवन, है ना, जिसमें व्यक्ति की गरिमा बनी रहे, सुनिश्चित करना होता है। एकात्मक है ना, एकात्म मानववाद का उद्देश्य एकात्मक मानव और प्राकृतिक संसाधनों के, है ना, संपोषित उपयोग का समर्थन करता है, जिससे इन संसाधनों के पुनः पूर्ति हो सके, है ना, इन संसाधनों की पुनः पूर्ति हो सके। इस प्रकार का, है ना, इस विचार का प्रतिपादन किसने किया था? एकात्मक मानववाद का पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने किया, या उनके द्वारा किया गया, जो एक, है ना, दार्शनिक, समाजशास्त्री, अर्थशास्त्री तथा राजनीतिज्ञ थे। तो ये प्रश्न हमारा पूरा होता है। ठीक है छात्रों, अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 11 की। प्रश्न नंबर 11 क्या कह रहा? दक्षिण एशिया के दिए गए राजनीतिक मानचित्र में, दक्षिण एशिया का मानचित्र आगे दिखाएंगे, 4 देशों ABCD के रूप में चिन्हित किया गया है। नीचे दी गई जानकारी के आधार पर इन देशों की पहचान करें और अपनी उत्तर पुस्तिका में उनके सही नाम व साथ साथ उपयोग की गई जानकारी को संबंधित क्रम संख्या और संबंधित अक्षर नियमानुसार प्रारूप के अनुसार लिखें। अब छात्रों, इस प्रश्न में आपको मानचित्र को कॉपी, है ना, पेपर से फाड़ के चिपकाना नहीं होता है।
और इसमें अक्सर बच्चे गलती करते हैं। इसमें क्या एक तालिका बनी हुई है, उस तालिका के जैसा इसमें उत्तर लिखना। जैसे ये हमारा मानचित्र है, तो इसमें हम देखेंगे क्या क्या है। अब पहला जो प्रश्न है वो ये कहता, वह देश जहाँ सार्क का मुख्यालय है। सार्क का मुख्यालय छात्रों है ना नेपाल में है। अब नेपाल को यहाँ बी से दिखाया गया है। कैसे दिखा गया? इसे हम नेपाल को बी से दिखाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, वह देश जहाँ 13वां सार्क शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ। 13वां सार्क शिखर सम्मेलन बांग्लादेश में हुआ। बांग्लादेश को ए से दिखाया गया है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं बांग्लादेश। नेक्स्ट प्रश्न है, 2005 में किस देश को सार्क में शामिल करने पर सहमति हुई? है ना, पहले है ना, अब सार्क में जो है नया जो देश शामिल हुआ है वो अफ़गानिस्तान है, जो पाकिस्तान के ऊपर है। यहाँ पर अफ़गानिस्तान, ठीक है, लिख सकते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, 2016 में भारत ने जिस देश के सार्क सम्मेलन का बहिष्कार किया। देखिए, सार्क सम्मेलन पाकिस्तान में होना था। इसमें भारत और अन्य कई देशों ने भी, है ना, लगभग सभी देशों ने इस सम्मेलन का बहिष्कार कर दिया, जाने से मना कर दिया। क्योंकि भारत का मानना है कि पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा देता है। तो इस प्रकार से अगर हम तालिका में इसे प्रश्न को बनाएंगे, हम देखो तालिका देखते हैं किस तरह से है। ये हमारे प्रश्न थे, ये हमने यहाँ पर लिख भी दिया है। और यहाँ पर 2007 है 2005 की अपेक्षा। और इसकी जो तालिका ये है, यहाँ तो हम वो लिख देंगे नंबर 1 में, वह देश जहाँ सार्क का मुख्यालय है, या इसे ऐसे भी छोड़ सकते हैं आप। मगर यहाँ पर क्या लिखेंगे? बी लिख देंगे और यहाँ पर नेपाल लिख देंगे, है ना। दूसरे में यहाँ पर ए लिख देंगे और यहाँ पर बांग्लादेश लिख देंगे। यहाँ पर डी लिख देंगे और यहाँ पर अफ़गानिस्तान लिख देंगे। और जो चौथा है यहाँ पर सी लिख देंगे, यहाँ पाकिस्तान लिख देंगे। और यहाँ के इसको क्वेश्चन भी उतार सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आपको पूरे 4 में से 4 अंक ही मिल जाएंगे। तो इस पर ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है छात्रों। अब हम नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, चलिए इसे कर लेते हैं पहले। ये प्रश्न वैसे कह तो रहे हैं, ये प्रश्न केवल दृष्टिबाधित है ना परीक्षार्थियों के लिए, पर हमें सबको आ जाना चाहिए। तो ये 11 का ए है, इस पे ध्यान देते हैं क्योंकि उनके लिए नक्शा नहीं आता, नक्शा वो देख नहीं सकते दृष्टिबाधित क्षेत्र। तो ये प्रश्न ये है, 11 का ये है, कांग्रेस की प्रकृति एक सामाजिक और विचारधारात्मक गठबंधन की थी, सिद्ध कीजिए, है ना। तो कांग्रेस में पहले विरोधी विचार वालों को भी स्थान था। तो इसके लिए हम उसका उत्तर इस प्रकार से लिख सकते हैं, कांग्रेस की प्रकृति लिख करके। तो इसमें कांग्रेस की प्रकृति एक सामाजिक और विचारधारात्मक गठबंधन की रही है। कांग्रेस में किसान और उद्योगपति, शहर के बासिंदे अर्थात शहर के लोग भी और गांव के लोग भी, गांव के निवासी भी, मजदूर भी और उनके मालिक भी, तथा मध्यम वर्ग के, निम्न वर्ग के और उच्च वर्ग के सभी जातियों के, है ना, सभी धर्मों के लोगों को जगह मिली। कांग्रेस ने अपने अंदर गर्मपंथी और नरमपंथी, दक्षिणपंथी और वामपंथी तथा मध्य मार्गियों को समाहित किया, है ना, सबको शामिल किए रखा। कांग्रेस की सामाजिक और विचारधारात्मक गठबंधन की प्रकृति ने विपक्षी दलों के सामने समस्या खड़ी की, है ना। विपक्षी दल परेशान हो गए क्योंकि उनको मौका ही नहीं मिल पा रहा था कुछ कहने का। और कांग्रेस की असाधारण शक्ति थी, कांग्रेस को इस चीज़ ने बहुत शक्ति दी या असाधारण शक्ति दी। चुनावी प्रतिस्पर्धा के पहले दशक में कांग्रेस ने, है ना, शासक दल की भूमिका और विपक्ष की भूमिका भी निभाई, क्योंकि इसका विरोध करने वाले भी कांग्रेस में ही शामिल थे। अब छात्रों हम नए प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नया प्रश्न है हमारा 12। ये क्या कहता है,
ये कहता है 12वां प्रश्न, दक्षिण एशिया के बीच आर्थिक सहयोग, है ना, दक्षिण एशिया के बीच आर्थिक सहयोग की राह तैयार करने में दक्षेस या दक्षेस को अंग्रेजी में सार्क कहते हैं, सार्क की भूमिका और सीमाओं का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। अर्थात इसकी आप आलोचना भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर इस प्रकार से लिखेंगे हम, दक्षिण एशिया के देशों के बीच आर्थिक सहयोग की राह तैयार करने में दक्षेस सार्क की स्थापना 1985 में की गई थी। सार्क के सम्मेलनों में आर्थिक सहयोग पर बहुत से समझौते हुए हैं, जिनमें प्रमुख है जनवरी 2004 में आयोजित 12वां शिखर सम्मेलन, जिसमें ऐतिहासिक दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार अर्थात है ना साप्टा समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, है ना, साप्टा नाम का समझौता किया गया। इस समझौते के द्वारा दक्षिण एशियाई क्षेत्र में मुक्त व्यापार संबंधी बाधाओं को दूर किया गया। व्यापार तथा प्रशुल्क प्रतिबंधों के सभी प्रकारों को समाप्त करने के प्रयास करते हुए अधिक उदार व्यवस्था स्थापित की गई है। सार्क देशों ने बिम्स्टेक का गठन करके बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग उपक्रम बनाया। इसके माध्यम से व्यापार और निवेश बढ़ा है। इस प्रकार सार्क की भूमिका दक्षिण एशियाई देशों के बीच आर्थिक सहयोग में महत्वपूर्ण रही है। अब हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं छात्रों। नेक्स्ट प्रश्न हमारा ये स्क्रीन पर आ रहा है। हम इसकी देखिए, इस प्रश्न में 12वें में आलोचना भी है। इसकी आलोचना हम भूल गए। आलोचना के बारे में यदि हम बात करें तो आलोचना इस प्रकार से लिख सकते हैं, इसकी हेडिंग डालेंगे, आलोचना लिखेंगे, क्योंकि 6 नंबर का क्वेश्चन है। दक्षिण एशिया की बेहतरी के लिए अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए आवश्यक है कि यह विश्व के अन्य शक्ति के केंद्रों की भांति काम करे, जैसे यूरोपीय संघ की तरह एक विशाल राष्ट्र राज्य की तरह काम करे, जिसमें अपना झंडा, गीत, स्थापना दिवस, अपनी मुद्रा हो। सभी देश मिलकर पूर्ण निष्ठा के साथ विकास के मार्ग पर आगे बढ़ें। सभी देश मिलकर आपस में सीमा नियंत्रण समाप्त करके एकीकृत बाजार का गठन करें। भारत और पाकिस्तान जैसे बड़े देश अपने आप से मनमुटाव को दूर करके दक्षेस को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करें। तो ये इसके उद्देश्य हैं। अब इसमें जो ये प्रश्न दिख रहा है इसके अथवा में ये है, सार्क के सदस्य देश मालदीव के विषय में आप क्या जानते हैं। तो सार्क का सदस्य देश मालदीव है। भारत मालदीव के बीच संबंधों का वर्णन कीजिए। भारत मालदीव के बीच संबंध तो खूब अच्छे ही हैं। तो इसका उत्तर इस प्रकार लिखेंगे, मालदीव सार्क का सदस्य देश है, एक द्वीपीय देश है। द्वीपीय देश अर्थात ये समुद्र से घिरा हुआ है, जो भारत का एक पड़ोसी देश है। और 1968 तक मालदीव एक सल्तनत हुआ करता था, अर्थात यहाँ खलीफा होते थे, जिसके बाद यह गणतंत्र राष्ट्र बना और शासन की अध्यक्षात्मक प्रणाली को अपनाया है, अर्थात यहाँ पर राष्ट्रपति प्रमुख होते हैं। जून 2005 में मालदीव ने बहुदलीय प्रणाली को अपनाया। MDP पार्टी का मालदीव के राजनीतिक मामलों में प्रभुत्व है और मालदीव के साथ भारत के अगर संबंधों की बात करें तो संबंध बहुत ही अच्छे हैं और सहयोगपूर्ण हैं। 1988 में मालदीव में भाड़े के सैनिकों द्वारा किए गए षड्यंत्र को नाकाम करने के लिए भारत सरकार ने यहाँ अपनी सेना भेजी थी और भारत ने मालदीव के आर्थिक विकास, पर्यटन और मत्स्य उद्योग, जो यहाँ का मछली उद्योग है, उसमें भी सहायता की है। भारत और मालदीव ने 2020 में 4 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। अब बात करेंगे हम प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 क्या कहता है छात्रों? प्रश्न नंबर 13 कहता है, गठबंधन सरकारों के उदय के 3 कारणों का वर्णन कीजिए। 3 कारण बताइए।
देखिए है ना, गठबंधन सरकार कब से हुई है ना, 1989 के बाद तो गठबंधन सरकारों का युग ही शुरू हो गया। तो इसका हेडिंग डाल सकते हैं हम, गठबंधन सरकारों के उदय के 3 कारण निम्नलिखित हैं। क्या कारण हो सकते हैं, देखिए ध्यान से सुनेंगे। राष्ट्रीय राजनीतिक दलों का कमज़ोर होना, जो राष्ट्रीय राजनीतिक दल थे जैसे कांग्रेस है वो कमज़ोर हो गए है ना। भारतीय राजनीति में 1980 के दशक के बाद राष्ट्रीय स्तर के राजनीतिक दलों के नेताओं की आपसी फूट के कारण राष्ट्रीय है ना, राष्ट्रीय जो दल थे वो बिखरते चले गए, उनमें मनमुटाव बढ़ता चला गया और राष्ट्रीय दल कमज़ोर हो गए। परिणाम स्वरूप लोकसभा के आम चुनाव में किसी भी राष्ट्रीय दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिला, पूर्ण बहुमत प्राप्त ना हो सका है ना। बहुमत की सरकार बनाने के लिए सबसे अधिक सीटों वाले दलों ने छोटे छोटे क्षेत्रीय दलों का सहारा लेकर सरकार बनाना चाहा है ना, जो उनकी मजबूरी थी। और यहीं से गठबंधन सरकारों की शुरुआत होती है, यह गठबंधन सरकारों का युग शुरू होता है। इसमें सेकंड पॉइंट बन सकता है क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का उदय। जो छोटे छोटे दल थे उनका उदय हुआ या उभार हुआ, सरकारों के निर्माण में बढ़ती हुई भूमिका उन्हीं की है। 80 के दशक के अंत में और 90 के दशक के शुरू में सामाजिक विचारधारा प्रबल हुई और पिछड़े एवं वंचित वर्गों के लोगों में राजनीतिक जागृति आई तथा देश में बहुदलीय व्यवस्था के अंतर्गत विभिन्न छोटे छोटे राजनीतिक दल बने। परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रीय दलों ने केंद्रीय स्तर की सरकार के साथ गठबंधन करके केंद्र में अपना महत्वपूर्ण है ना योगदान दिया और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, और इसका एक पॉइंट और बन सकता है अवसरवादी राजनीति का उदय। ये भी बहुत ठीक उदाहरण है। 1990 के बाद भारतीय राजनीति में सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक स्तर पर कई बड़े बदलाव हुए। जाति व संप्रदाय आधारित अवसरवादी लोगों ने क्षेत्रीय दलों का गठन किया और क्षेत्रीय दलों ने अवसरवादी राजनीति करना शुरू कर दिया और गठबंधन सरकारों का कारण बने। और इसमें क्या होता है, एक दल का समर्थन छोड़ करके दूसरे दल के साथ भी लोग मिलते चले गए। इससे लगता है कि काफ़ी अवसरवादिता को जन्म मिला। क्वेश्चन नंबर 13 का अथवा पढ़ते हैं। सुशासन, सुशासन का मतलब होता है अच्छा शासन। किसे कहते हैं? भारत की वर्तमान केंद्र सरकार द्वारा सुशासन स्थापित करने के उद्देश्य से कौन कौन से कार्यक्रम चला रही है, ये वर्णन कीजिए। अच्छा, सुशासन का मतलब पहले जानते हैं। सुशासन का अर्थ है ऐसा शासन जो लोक कल्याणकारी हो, जिसमें गुणवत्ता हो और अपने आप में एक अच्छी मूल्यवान व्यवस्था को धारण करता हो, उसे सुशासन कहते हैं। वर्तमान में केंद्र सरकार में सुशासन सबका साथ सबका विकास का मुद्दा बनाकर चुनाव लड़ा और बहुमत भी प्राप्त किया। वर्तमान केंद्र सरकार सुशासन तथा विकास को जनता के लिए उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत की है, जो निम्नलिखित है। एक है इसमें स्वच्छ भारत अभियान, एक है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और क्या है प्रधानमंत्री जन धन योजना, नेक्स्ट है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, किसान फसल बीमा योजना, आयुष्मान भारत योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। अच्छा छात्रों, ये छोटा पेपर था, ये पेपर हमारा यहीं समाप्त हो जाता है और इतना ही है। हमारे YouTube चैनल को देखते रहिए, दूसरे छात्रों को भी बता दीजिए ताकि उनका भी भला हो सके। और हम इस पेपर, क्योंकि ये समाप्त हो गया, तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेकर हम जल्दी ही हाजिर होंगे। तब तक के लिए छात्रों नमस्कार।